हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जेनिट एजुकेशन। मेरा नाम है नीतीश कुमार और आज हम लोग देखेंगे नीट के 2022 में आए हुए प्रीवियस क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैं ये आपको सीरीज चलाने वाले हूँ कंसेप्ट थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिससे आपको ये भी आइडिया लगेगा कि हाँ कैसे टाइप के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। सेकेंडली, हम लोग उसके थ्रू जो है वो कंसेप्ट को जानने की कोशिश करेंगे। तो जिसको भी इसमें प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा उसको कहीं पर फंस रहा होगा, तो क्या होगा, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए मैं इसको आपको क्वेश्चन के थ्रू जो है ये समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ये आज मैं इस तरह के 10-10 क्वेश्चन जो है वो लेके आऊंगा और इस तरह से फिजिक्स के पूरे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और 10 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कितने कंसेप्ट सीख पाते हैं। तो उसको आप एक अलग कॉपी बना लीजिएगा और उस कॉपी में उस कंसेप्ट को नोट करके, इस क्वेश्चन को नोट करके, और वो कंसेप्ट क्या सीखे हैं उसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। मैकेनिक्स का मैं आज शुरू कर रहा हूँ, मैकेनिक्स का, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अच्छा, ठीक है, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस कह रहा है द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्रीली मूविंग बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन द फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ सेकंड, है ना। ये काइनेमेटिक्स में जब आपको पढ़ाया जाएगा काइनेमेटिक्स, तो काइनेमेटिक्स के अंदर इसको डेरिवेशन इसका किया जाएगा। ठीक है, इसको मैं लिटिल बिट जो है इसका आइडिया मैं आपको दे देता हूं कि nth सेकंड में, nth सेकंड में उसका क्या मतलब होता है। ठीक है ना, जैसे हमारा पार्टिकल फ्रीली फॉलिंग बॉडी हो रहा है, कह रहा है कि भाई 1 सेकंड में कितना जाएगा, 2 सेकंड में कितना जाएगा। इसको मेनली जो होगा वन, मतलब वो एक डायरेक्शन में होगा, इसको हम लोग लीनियर मोशन बोलेंगे। ठीक है ना, लीनियर मोशन बोलेंगे इसको। जैसे ठीक है, हम लोग देखते हैं कि वो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड की बात कर रहा है, तो हम लोग देखते हैं कि भाई हमारा पार्टिकल मान के चलिए टी इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे है। ठीक है, टी इक्वल्स टू 1 पे यहाँ पे आ गया। उसके बाद टी इक्वल्स टू 2 पे यहाँ पे आ गया। सिमिलरली उसी तरह से t इक्वल्स टू n-1 सेकेंड पे यहाँ पे आ गया, और t इक्वल्स टू n सेकेंड पे पार्टिकल यहाँ पे आ गया। तो कह रहा है, इसमें आपको पूछ सकता है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड या टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इस पार्टिकल का nth सेकेंड में। nth सेकेंड का मतलब हुआ 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, मतलब एस एन बराबर यदि 1 सेकेंड होगा तो कितना हुआ, 2 सेकेंड हुआ तो कितना हुआ, इस तरह से आपको पूछा जाएगा। इसमें देखिए, जो भी nth सेकेंड होगा, जैसे ns, sn क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन nth सेकंड। अब इस nth सेकंड का आपको समझना जरूरी है। ये जो nth सेकंड होता है ना, nth सेकंड, ये क्या होता है, 1 सेकंड का इंटरवल होता है, 1 सेकंड का। जैसे मान के चलिए आपको nth सेकंड यदि बोल रहा है, मतलब s, nth सेकंड का मतलब हुआ, और यदि हम लोग निकालेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, है ना। तो nth सेकंड का मतलब हुआ कि एस एन माइनस एस एन माइनस 1, मतलब ये इंटरवल और उससे पहले का इंटरवल। सिमिलरली उसी तरह से ये जो इंटरवल होगा, ये इंटरवल हमारा होगा डिस्टेंस ट्रेवल इन S1, 1 सेकंड में। उसी तरह से ये वाला जो इंटरवल होगा इसको बोलेंगे हम लोग S2। सिमिलरली ये जो इंटरवल है इसको बोलेंगे हम लोग Sn। ये S1 का क्या मतलब हुआ, S1 का मतलब हुआ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 0 to 1 सेकंड। ठीक है, उसी तरह से S2 कितना हो जाएगा, डिस्टेंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड
इन 1 to 2 सेकेंड। आप देख रहे हैं ना, हर एक इंटरवल में जो टाइम ड्यूरेशन है वो एक ही सेकेंड है, वो एक ही सेकेंड है। आपको निकालना 1 सेकेंड का है। nth सेकेंड में nth सेकेंड में यदि निकालेंगे तो s बराबर यदि आप 4 रखेंगे तो 3 से लेकर के 4 तक में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वही चीज आपको बताना है। ठीक, क्लियर हो गया। ये हो गया कि भाई जब कोई फ्रीली फॉलिंग बॉडी जो है ये क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, तो वो पूछ रहा है आपसे कि कितना डिस्प्लेसमेंट होगा उसका, 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, है ना। तो आप 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछ रहा है वो, और चौथा सेकंड में यदि पूछ रहा है मतलब 3 से लेकर 4 के बीच में कितना हुआ है ये कह रहा है आपको उससे बताने के लिए। समझ पा रहे हैं आप? तो देखिए, तो उसका कुछ फार्मूला होता है, उस फार्मूले का थोड़ा सा हम लोग डेरिवेशन देख लेते हैं फील के लिए, है ना। फील फैक्टर के लिए उस फार्मूले का डेरिवेशन कर ले। वो कह रहा है भाई एसएन का हमको बता के बताओ, एसएन सेकंड में कितना होगा डिस्प्लेसमेंट। उसको मैं डिस्प्लेसमेंट को बता देता हूँ, डेल्टा एस एन। ठीक है, इसमें कितना हुआ, इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि एस एन माइनस एस एन माइनस 1। ठीक है, अब एस एन को हम लोग यहाँ पर कैसे लिखेंगे, यू टाइम हमारा क्या है एनवा सेकंड, उस एन सेकंड में तो टाइम हम लोग एन सेकंड का टाइम लेंगे। तो क्या होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट का पोजीशन फार्मूला क्या होता है, यूटी प्लस हाफ ए टू, उसका टी के जगह पर क्या आएगा, एन आएगा। मतलब एन यू एन प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर माइनस, देखिए यू एन माइनस 1 प्लस 1/2 ए एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से यदि हम यहाँ पर 1/2 यहाँ पर क्या लिखे, ए एन स्क्वायर बाय 2, उसके बाद माइनस ये कितना आ गया, यू एन माइनस यू प्लस 1/2 ए, इसको यदि हम लोग खोल देते हैं ये कितना, एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। समझ गए, इतना समझ गए। उसके बाद देखिए यू एन प्लस ए एन स्क्वायर बाय 2। ठीक है, पहले हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, यू एन माइनस यू प्लस ए एन स्क्वायर बाय 2। इसको यदि हम लोग करेंगे तो माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचेगा, ए एन। उसके बाद यदि अंदर यदि हम लोग इसको मल्टीप्लाई किए तो ये बचेगा ए बाय 2। ठीक है, माइनस साइड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया, यू एन प्लस ए एन स्क्वायर बाय 2 माइनस यू एन प्लस यू माइनस ए एन स्क्वायर बाय 2। उसके बाद क्या आएगा, ये प्लस ए एन माइनस ए बाय 2। कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखिए यू एन से यू एन ये कैंसिल हो जाएगा, ए एन स्क्वायर बाय 2 ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, बचा क्या, u मीन्स जो हमारा एस एन का जो फार्मूला आया, एस एन का जो फार्मूला आया उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये बचा आपको u प्लस, इसमें से क्या करता हूं मैं, a कॉमन ले लेता हूं, a तो यहाँ क्या बचेगा, n माइनस 1/2। ठीक है, इसको यदि कुछ इस तरह से अरेंज करें तो u प्लस a/2 ये क्या हो गया, 2n माइनस 1। ये क्या हो गया, हमारा एस एन का फार्मूला हो गया। समझे, एस एन इक्वल टू आपको हो गया u प्लस a/2 इंटू 2n-1। अब आपको पूछेगा कि भाई एन 4 सेकंड में हमको बताओ, 4 4 से लेकर के 4 से 3 से लेकर 4 सेकंड में आपको बताना पड़ेगा। तो यदि s बराबर 4 रखेंगे और u की वैल्यू रखेंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर 4 रखेंगे, तो उस इंटरवल आपको क्या पता लग जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है या पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक, ये चीज आपको वहां से पता लग जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला हुआ एस एन इक्वल्स टू, ये फार्मूला आपको डायरेक्ट, अब यहाँ पे हम एग्जाम में यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछा गया है डायरेक्ट ये फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे। क्या है, एस एन बराबर यू प्लस a/2 इंटू 2n-1। आइए उसको देखते हैं, इस फार्मूले को हम लोग अब देखते हैं क्या कह रहा है।
द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सेकेंड। तो हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं? फार्मूला क्या जानते हैं? एस एन इक्वल्स टू क्या होता है? u प्लस ए बाय टू इंटू टू एन माइनस वन। यही फार्मूला होता है ना। एनवा सेकेंड में मतलब nth सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल, nth सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एस एन बराबर हो गया हमारा u प्लस ए बाय टू इंटू टू एन माइनस वन। ये फार्मूला है। अब डायरेक्टली कह रहा है कि भाई फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या होगा? जीरो होगा। वहां से क्या क्या रिलीज कर दिया गया है, मीन्स यहाँ पर क्या होगा? u इक्वल्स टू क्या होगा? जीरो होगा। और जो एक्सेलरेशन होगा फ्रीली फॉलिंग बॉडी का, एक्सेलरेशन का क्या होता है? g होगा, नीचे की तरफ, है ना। एक्सेलरेशन a बराबर g होगा। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। अब यहाँ से एस एन की वैल्यू क्या आ जाएगा? एस एन बराबर आ जाएगा क्या? a के जगह पे g बाय टू इंटू टू एन माइनस वन, है ना। u इक्वल्स टू जीरो हो गया, तो एस एन कितना हो गया? g बाय टू इंटू टू एन माइनस वन। अब क्या कीजिए आप? 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड पर निकालते जाइए। तो एस 1 सेकेंड का मतलब क्या है? 1 सेकेंड में, जीरो से 1 सेकेंड में। तो एस एन बराबर क्या हो गया? g बाय टू, g बाय टू इंटू एन के जगह पे क्या रखें? वन, तो वन, टू माइनस वन, वन, ये क्या हो गया? वन। सिमिलरली यदि S2 निकालते हैं तो ये कितना होगा? g बाय टू इंटू टू टू जा फोर माइनस वन, कितना हो गया? थ्री। सिमिलरली यदि हम लोग S3 निकालें तो S3 कितना आएगा? g बाय टू, g बाय टू, समझ पा रहे हैं ना? g बाय टू, थ्री टू जा सिक्स माइनस वन, दैट इज फाइव। उसके बाद S4 यदि निकालते हैं तो S4 कितना आएगा? g बाय टू इंटू फोर टू जा टू, एट माइनस सेवन, g बाय टू, और कितना हो गया? सेवन। अब सबका रेशियो निकाल दीजिए। तो सबका यदि रेशियो निकालिएगा तो S1, ये G2 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 पूरा क्या होगा? गायब हो जाएगा। रेशियो क्या बचेगा? रेशियो 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 S1 इस टू S2 S3 इस टू S4, ये क्या हो गया? 1:3:5:7, 1:3:5:7। ये क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा किसी पार्टिकल का 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड एंड 4 सेकेंड में। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? सी ऑप्शन आएगा। समझ पा रहे हैं? तो ये फार्मूला हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। nth सेकेंड में एस एन बराबर यू प्लस आपको देखने को मिलेगा। एस एन बराबर, अब इसको याद रखिएगा, एस एन बराबर क्या होगा? u प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। एनवा सेकेंड में कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल होगा, इस फार्मूले से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। The displacement time graph of two moving particles make an angle of 30° and 45° with the x-axis as shown in the figure. The ratio of their respective velocity is. ट्राई कीजिए इसको। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है ऑफ टू पार्टिकल्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 30° 30° एंड 45° क्या है? एंगल बना रहा है, और ये ग्राफ दिया हुआ है आपको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का क्या दिया हुआ आपको? ग्राफ दिया हुआ है। द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव वेलोसिटी इज। ये चीज आपको ये चीज आपको बताए थे, आपको याद हो, यदि आपको याद हो तो स्लोप इक्वल्स टू क्या होता है? मैं इसको मान लेता हूं पार्टिकल वन। ये जो 30° जो बना रहा है इसको पार्टिकल वन मान लेता हूं, इसको वन मान लेता हूं, और इसको टू मान लेता हूं। ठीक है,
इसको 1 और इसको 2। तो यदि हम लोग स्लोप निकालें, स्लोप निकालें, स्लोप मैं आपको बताया था कि स्लोप इक्वल्स टू क्या होता है, tan थीटा। स्लोप इक्वल्स टू क्या होता है, tan थीटा। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, m से डिनोट करते हैं। अब पार्टिकल 1 के लिए यदि हम लोग स्लोप निकालें तो m1 कितना आ जाएगा, tan थीटा की वैल्यू कितना है पार्टिकल 1 के लिए 30 डिग्री। ये कितना हो गया 1/√3। ये क्या हो गया हमारा स्लोप हो गया पार्टिकल 1 का, क्योंकि उसको कुछ स्लोप दिया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, उसका ये स्लोप आपको ये एंगल दिया हुआ, तुमसे क्या किया स्लोप फाइंड कर लिए। m2 यदि निकालें तो ये कितना हो गया 10 और एंगल कितना है 45 डिग्री, ये कितना हो गया 1। अब आपको ये पता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का रेट ds/dt इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये ds/dt होता है, इसी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और यही होता है आपको वेलोसिटी, इसी को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल। ds/dt को ही हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल। ds/dt जो वेलोसिटी देता है, और वेलोसिटी dv/dt यदि कर देंगे तो वो एक्सेलरेशन दे देता है पार्टिकल का। तो ds/dt वेलोसिटी देता है। और आपको हम याद कीजिए, मैं आपको बताया था ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ दिस ds/dt का बताया था आपको मैं, है ना। ds/dt का ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताया था कि ये क्या देता है, ये देता है इंस्टेंटेनियस स्लोप, ये देता है इंस्टेंटेनियस स्लोप, इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस स्लोप देता है ये वैल्यू ds/dt। अब ds/dt इंस्टेंटेनियस स्लोप देता है, क्या देता है, हर एक एक्स की वैल्यू अलग अलग होता है, लेकिन ये क्या होता है कर्व के केस में क्या होता है, ये चेंज होता रहता है। लेकिन ds/dt क्या होगा, यदि लीनियर फंक्शन यदि आपको दिया रहेगा स्ट्रेट लाइन के लिए, क्या होता है ds/dt कांस्टेंट होता है ना। तो ds/dt क्या देता है, इंस्टेंटेनियस स्लोप देता है। अब ये स्लोप की वैल्यू हो गया, और स्लोप देखिए आपको यहां से निकल गया 1/√3, और आपको ये पता है कि स्लोप की वैल्यू जो है ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हमको बता देगा। और यही हमको पूछ रहा है ये कि रिस्पेक्टिव वेलोसिटी बताओ हमको। तो हम ये क्या किए, ds/dt निकाल लिए, ds/dt निकाल लिए, तो ds/dt हमको पता है कि भाई ये क्या देता है, स्लोप देता है। और ये स्लोप जो होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है, ये आपको पता है वेलोसिटी देता है, स्लोप वेलोसिटी देता है। तो हमने क्या किया, पहले थीटा से क्या निकाल लिए, स्लोप निकाल लिए। अब हमको ये पता है कि भाई स्लोप जो होता है, स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी देता है। सीधा यहां से हम निकाल लिए। मतलब पार्टिकल m1 का सॉरी पार्टिकल 1 का यदि वेलोसिटी की बात करें तो इसका जो स्लोप होगा वही होगा। मतलब v1 हमारा हो गया क्या 1/√3, और v2 क्या हो गया 1। ये स्लोप क्या होगा tan 30 1/√3, ये क्या होगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1, और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 क्या हो गया, ये हो गया। अब हम उसका रेशियो निकाल देते हैं, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2, ये कितना है 1/√3 डिवाइडेड बाय 1, ये कितना आ गया 1/1 प्रोपोर्शनल √3, सॉरी 1/√3। ये क्या है 1, डी ऑप्शन में है ना। इसको भी ध्यान से देखिएगा आप, √3:1, 1:1, 1:1:√3, इसका ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हुआ तो वेलोसिटी देगा। उसी तरह से मान के चलिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जगह पे आपको यहाँ पे दे देता वेलोसिटी, यहाँ पर क्या देते थे आपको, वेलोसिटी। तो आप याद रखिएगा, आप कंसेप्ट को यहाँ से लिखिए, ये क्या देगा वेलोसिटी। यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ रहता तो dv/dt ये क्या दे देता है एक्सीलरेशन, है ना। तो आप इस चीज को लिखिए कि भाई ds/dt हमको क्या वेलोसिटी, ये देता है वेलोसिटी। उसी तरह से dv/dt
ये क्या देता है? एक्सीलरेशन। इससे आगे का हम लोग नहीं करते हैं। डी ए अपॉन डी टी एक्सीलरेशन कर देगा। डी ए अपॉन डी टी ऐसे हम लोग जर्क बोल देते हैं, है ना, जर्क होता है ये। डी ए अपॉन डी टी क्या होता है? जर्क होता है, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हम लोग यहीं तक जानेंगे। डी बी अपॉन डी टी क्या देता है? एक्सेलरेशन। डी एस अपॉन डी टी क्या देता है? वेलोसिटी। ठीक है, ये सब चीज देता है। उसके बाद एक चीज और, डी बी अपॉन डी टी एक्सेलरेशन देता है, और हमको ये पता है कि इंटीग्रेशन का उल्टा क्या होता है? डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है? इंटीग्रेशन। यदि हम लोग इसको इंटीग्रेट कर दें, एक्सेलरेशन को यदि हम लोग यहाँ पे, ये चीज आप लोग लिख लीजिएगा, एक्सेलरेशन को यदि हम लोग क्या करें? इंटीग्रेट कर दें, तो एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी मिलेगा। और वेलोसिटी को फिर से इंटीग्रेट कर देंगे तो ये क्या मिल जाएगा हमको? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो थोड़ा सा ये चीज आप लिख लीजिए। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रहेगा तो मतलब d अपॉन डी टी, एस क्या होता है? ये क्या होता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी, इसको हम लोग v से डिनोट करते हैं। s यहाँ पर क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, ये एस डिस्प्लेसमेंट है, यदि उसको हम लोग डिफरेंशिएट करें तो वेलोसिटी दे देगा। सेम वे में यदि हम लोग dv अपॉन dt करें, dv अपॉन dt करें, तो ये आपको दे देगा एक्सीलरेशन। ये पार्टिकल का एक्सीलरेशन आपको दे देगा, उसको हम लोग a से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर a क्या है? एक्सीलरेशन। ठीक है, ये भी आप याद रख लीजिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। डी ए अपॉन डी टी, इसको बोलते हैं हम लोग जर्क। ठीक है, अब देखिए, ये डीवी अपॉन डी टी क्या देगा? एक्सीलरेशन। और आपको ये पता है कि भाई इंटीग्रेशन यदि इसका मैं कर दूं, यदि एक्सीलरेशन का इंटीग्रेशन कर दो तो वेलोसिटी आ जाना चाहिए, क्योंकि हम आपको बताए थे कि एक्सीलरेशन, यदि हमारा, आप लोग प्लेलिस्ट देखे होंगे, वेक्टर वेक्टर से पहले मैं बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया हूँ, तो वहां पे आप जाकर के चेक कीजिएगा, वहां पे मैं सब कुछ बताया हूँ, ये सब चीज। ठीक है, वहां पर कर्व के बारे में, डीएस अपॉन डीटी, स्लोप के बारे में, इंटीग्रेशन के बारे में, हर एक चीज वहां पे मैं डिस्कस किया हूँ। तो प्लीज यदि आप यदि उसको देखना चाहते हैं तो, और कंसेप्ट को समझना चाहते हैं, तो वो जाइए, आपको मिल जाएगा, है ना, वो मिल जाएगा, मैथमेटिकल टूल नाम से है, उसको आप वहां पे जाके देखिए। एक्सेलरेशन, और ये जर्क हो गया। अब यदि मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, मतलब यदि ए डी टी कर देता हूँ, ए क्या है? एक्सेलरेशन है, तो ये क्या हो जाएगा हमको? ये ए डी टी, ये आपको बता देता है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी, ये आपको चेंज इन वेलोसिटी देता है। ठीक है, उसी तरह से यदि आप इसको फिर से वी डी टी कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, तो ये आपको डिस्प्लेसमेंट बता देगा। ये आपको डिस्प्लेसमेंट बता देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग उसको निकालेंगे, ये भी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होगा। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट जनरली होता क्या है? जो चेंज हम लोग निकालते हैं, जीरो के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, तो भाई डिस्प्लेसमेंट सीधा लिख देते हैं, वेलोसिटी सीधा लिख देते हैं। लेकिन जब आपको पर्टिकुलर वैल्यू दिया रहेगा, तो उस वैल्यू के लिए जब आप लोग निकालेंगे, तो उस वैल्यू को जब दिया रहेगा, तो उस वैल्यू को हमको पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चेंज इन वेलोसिटी हो गया, इसको चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो आप लोग देख लिए कि किस तरह से डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालते हैं, और वेलोसिटी को यदि डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सीलरेशन होता है। अब आइए, ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया था ना हमसे। हाँ, तो इस तरह के क्वेश्चंस में वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ds अपॉन dt करेंगे। तो इसका आंसर क्या है? 1/√3। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये बॉल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन आ गया है ना, काइनेमेटिक्स में हम लोग
इस चीजों को देखेंगे, इकोनॉमेट्रिक्स को। आइए उसके थ्रू और भी चीज हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा जानते हैं प्रोजेक्टाइल क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं थोड़ा। ये बॉल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल डायरेक्शन, इट्स स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी विल बी। कह रहा है कि जो इसका स्पीड क्या होगा उस हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल के बारे में कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है ना। जैसे मान लीजिए कि किसी भी पार्टिकल को आप स्पेस में क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं, है ना, स्पेस में लॉन्च करते हैं। और जैसे मान के चलिए ऐसे सिंपली ऊपर फेंक दिए, या इस डायरेक्शन में ऐसे, मतलब इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है ना, और इस डायरेक्शन में से परपेंडिकुलर जा रहा है ऊपर की तरफ, तो इसको हम लोग प्रोजेक्टाइल नहीं बोलते हैं। जैसे स्पेस में लॉन्च किए और किसी एंगल थीटा से मान के चलिए लॉन्च कर दिए, है ना, किसी एंगल थीटा से यदि हम क्या किए, उसको लॉन्च किए, तब जाकर कोई स्पेस में जो पाथ बनाता है उस पाथ को हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल पाथ। और ऐसे ही मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी भी बोलते हैं। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन की ग्रेविटी के कारण ही, इसमें जो मोशन होता है वो ग्रेविटी के कारण ही होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन इसको हम लोग बोलते हैं मोशन अंडर, MOTION, मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी भी इसको बोलते हैं। ये प्रोजेक्टाइल मोशन देखिए कैसे होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन आपको, इसको हम लोग 2D मोशन भी बोलते हैं, है ना। पहले तो क्या होता है, या तो पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में जा रहा है या पार्टिकल वाई डायरेक्शन में जा रहा है ना। लेकिन ये इसका जो मोशन होता है एक प्लेन में होता है। कौन सा प्लेन, एक्स वाई प्लेन। कोई सा भी प्लेन यदि हम लोग कंसीडर कर ले, एक्स वाई, वाई जेड एंड वाई एक्स, कोई सा भी प्लेन, ये इसके लिए क्या हो गया, एक प्लेन हो गया। किसी पार्टिकल को आप यदि u वेलोसिटी से यहाँ से फेंके, कितना एंगल, ओरिजेंटल के साथ में थीटा एंगल से, तो ये पार्टिकल क्या करेगा, यहाँ से जाएगा और इस तरह से वापस आ जाएगा। ऐसे प्रोजेक्टाइल को हम लोग ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल भी बोलते हैं। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल क्या मतलब, हमने ग्राउंड से इसको प्रोजेक्ट किया और ग्राउंड पे ही आ गया, है ना। ग्राउंड से इसको प्रोजेक्ट किया और ग्राउंड पे ही आ गया, इसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। इसमें ये जो पार्टिकल है, ये जो है यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या हो जाता है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाईएस्ट पॉइंट, क्योंकि यहाँ तक पार्टिकल की वेलोसिटी, यहाँ से पार्टिकल की वेलोसिटी गया तो घटता गया घटता गया घटता गया, यहाँ पर मतलब वाई डायरेक्शन में। ठीक है, इसको मैं बताता हूँ थोड़ा सा, ये किसको क्या बोलते हैं, हाईएस्ट पॉइंट। ये हमारा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल हो गया। तो प्रोजेक्टाइल में जो मोशन होगा, ये क्या हो गया, 2 डायमेंशनल मोशन हो गया। ये क्या हो गया, 2 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, है ना। 2D मोशन इसको बोलेंगे, क्योंकि इसमें देखिए एक्स डायरेक्शन में भी मोशन है और वाई डायरेक्शन में भी मोशन है। तो यदि 2 डायरेक्शन में यदि मोशन है, और इसका जो एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन क्या बोले यहाँ पे, मोशन अंडर ग्रेविटी, इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, जी होगा, जो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया और इसमें जो मोशन हो रहा है वो बस वो क्या हो रहा है, जी एक्सीलरेशन के थ्रू हो रहा है, बस वही एक्सीलरेशन है और बाकी कुछ नहीं है। तो ये एक्सीलरेशन क्या होगा, पार्टिकल पर क्या ऑलवेज क्या करेगा, नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, मतलब ऑलवेज ये नीचे की तरफ लग रहा है, मतलब एक्स के डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा हमारा। आइए उसको समझते हैं। जैसे मान के चलिए इसको हम लोग, ये 2D मोशन है, 2D मोशन है, और इसको हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग डायरेक्शन में इसको एनालिसिस करेंगे। कैसे, एक्स के डायरेक्शन में अलग, वाई के डायरेक्शन में अलग, फिर उसको यदि रिजल्टेंट निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल के मोशन का हमको जानकारी मिल जाएगा। प्रोजेक्टाइल में किसी वेलोसिटी है, उसका क्या डिस्प्लेसमेंट है ना। अलग अलग डायरेक्शन में निकालेंगे, उसको क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकाल देंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे उसको
1D मोशन की तरह ही, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में उसके अलग अलग क्या क्या उसके वेलोसिटी क्या होगा उसको हम लोग निकालेंगे, फिर उसका क्या करेंगे, रिजल्टेंट फाइंड कर लेंगे। तो अब यदि u डायरेक्शन में है, हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जानते हैं, रिजोल्यूशन वेक्टर मैंने आपको बता रखा है। तो u डायरेक्शन में यदि मोशन आएगा, यदि इसको हम रिजोल्व करें तो ये कितना आएगा, u की डायरेक्शन में इसको ux बोल देते हैं, x डायरेक्शन में ये क्या हो गया, u cos थीटा, और y डायरेक्शन में ये कितना हो जाएगा, u sin थीटा। ये y की डायरेक्शन में क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी हमको हो गया। समझ पा रहे हैं? और x के डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, x के डायरेक्शन में। y के डायरेक्शन में क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी है, g एक्सेलरेशन लग रहा है। अब हम लोग बारी बारी से हम लोग देखते हैं, इसके एनालिसिस को देखते हैं। मोशन अलोंग x डायरेक्शन, क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है, उस क्वेश्चन में आपको पूछा है कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होगा प्रोजेक्टाइल का, हाईएस्ट पॉइंट पे क्या वेलोसिटी होगा, किसका, प्रोजेक्टाइल का। तो हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में निकाल लेते हैं, वो डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी होता है उसका नेट वेलोसिटी निकाल देंगे, तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी पता लग जाएगा। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं मोशन अलोंग एक्स डायरेक्शन। किसी टाइम टी पर, मान के प्रोजेक्टाइल यहां से फेंके, हम लोग फेंके, किसी टाइम टी पर हम लोग निकालना चाहते हैं उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, यानी एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम, एट एनी टाइम टी, यहां पर क्या चाहते हैं हम लोग कि भाई उसका फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है। तो हम लोग फाइनल वेलोसिटी फॉर्मूला क्या जानते हैं, v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी। अब ये x की डायरेक्शन में तुमको क्या लगाना पड़ेगा, वी एक्स यू एक्स ए एक्स। ठीक है, वी एक्स यू एक्स और ए एक्स, हम x की डायरेक्शन में कर रहे हैं, अभी फाइनल वेलोसिटी लगा रहे हैं। तो वी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, वी एक्स, और x के डायरेक्शन की वेलोसिटी कितना है, u cos थीटा, तो ये क्या हो गया, u cos थीटा। और x के डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना है, ए एक्स, ऑलवेज क्या होगा, जीरो। x के डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है, आप उसको हमेशा जीरो मानेंगे। x के डायरेक्शन में एक्सीलरेशन नहीं है, मतलब vx कितना आ गया, u cos थीटा। आप एक चीज समझ रहे हैं कि इसका जो u cos थीटा जो है, ये ऑलवेज u cos थीटा ही रहेगा। इसको x डायरेक्शन की वेलोसिटी जो है, x डायरेक्शन की वेलोसिटी देखिए, ये x डायरेक्शन वेलोसिटी हो जाएगा और ये y डायरेक्शन का, और यही तो नेट है, यही तो नेट है, v नेट। सिमिलरली ये ऑलवेज v cos थीटा रहेगा, और एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में है तो ये जो है vy चेंज होता रहेगा, और v cos थीटा हमेशा v cos थीटा ही रहेगा। चाहे आप इस टाइम t पर हैं तो यहाँ पर भी v cos थीटा आएगा। ये कितना है u, ये मतलब v cos थीटा, ये x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा आएगा, u cos थीटा है ना, u cos थीटा, और इसमें ये चेंज होता रहेगा, मतलब यहाँ पर भी क्या आएगा, u cos थीटा, यहाँ पर भी क्या आएगा, u cos थीटा, सॉरी ये मतलब uy। तो आप समझ सकते हैं कि u cos थीटा, यहाँ पर भी cos थीटा, यहाँ पर भी u cos थीटा, और यहाँ पर भी क्या आएगा, u cos थीटा। अब हम लोग चेक करते हैं कि भाई x के डायरेक्शन में की फाइनल वेलोसिटी ये क्या हो गया, vx क्या है हमारे पास, u cos थीटा। vx जो है किसी टाइम t पर हम क्या किए, फाइनल वेलोसिटी निकालने की कोशिश किए, तो ये vx कितना आ गया, u cos थीटा। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा मोशन अलोंग y डायरेक्शन देखते हैं। मोशन अलोंग y डायरेक्शन, तो यहां से यदि हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, vy y की डायरेक्शन में, uy, उसके बाद प्लस जी टी, जी तो हमेशा y डायरेक्शन में लग रहा है, और जी को मैं मान लेता हूं, यदि नीचे की तरफ लग रहा है तो उसको निगेटिव मान लेते हैं, है ना, नीचे की तरफ निगेटिव मान लेते हैं। मतलब एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी, तो यदि हम लोग वेलोसिटी को देखें कि भाई पार्टिकल का y डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी है, y डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी है, तो vy uy, uy कितना है हमारा, u sin थीटा, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u sin थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, u sin थीटा माइनस gt। तो आप देख रहे हैं कि y
अलग अलग टाइम पे आपको वी वाई यू साइन थीटा माइनस जी टी हो जाएगा, मतलब अलग अलग टाइम पे वेलोसिटी क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। ठीक है, आपको यहां से पार्टिकल से चलना, यहां से आपने फेंका, धीरे 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 वाई के डायरेक्शन में, वाई के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा, ये क्या हो रहा है, यहाँ से आपको फेंके तो भाई ये धीरे धीरे वाई के डायरेक्शन जो वेलोसिटी है क्या होगा, कम हो जाएगा। अब वो आपसे पूछ रहा है हाईएस्ट पॉइंट पे। अब देखिए किसी टाइम टी पे ये एक्स डायरेक्शन में हो गया और ये वाई डायरेक्शन में हो गया वेलोसिटी। यदि हम लोग वी नेट की बात करें, वो क्या होगा, पार्टिकल का वेलोसिटी होगा, इस प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी होगा। वो कैसे निकालेंगे, हम लोग वेक्टर को क्या करते हैं, ऐड करना जानते हैं, वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर निकालना जानते हैं। कैसे, दोनों वेक्टर को ऐड कैसे करेंगे, ये हमारा क्या होगा, एक्स की डायरेक्शन में क्या हो गया वी एक्स, और यहीं से हम लोग क्या लेते हैं वी वाई, इसके टेल से, तो ये क्या हो जाएगा हमारा वी वाई। यही तुम्हारा रिजल्टेंट होगा, यही तो हमारा रिजल्टेंट होगा वी नेट। ये क्या होगा, किसी टाइम टी पर वी नेट वेलोसिटी हो गया, मतलब वी नेट बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। इस चीज को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, कि नेट वेलोसिटी जो प्रोजेक्टाइल का होगा, किसी एंगल पर आपने जो फेंका है, जो प्रोजेक्टाइल बना है, ये किसी टाइम टी पर, किसी टाइम टी पर नेट वेलोसिटी जो होगा, ये रूट अंडर वी एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स के डायरेक्शन वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस वाई के डायरेक्शन वेलोसिटी का स्क्वायर, उसका नेट वेलोसिटी हो जाएगा। सही वेक्टर क्वांटिटी है तो हम लोग वेक्टर की तरफ क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। समझ रहे हैं, तो ये वी एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया, वी आई स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखिए वो हाईएस्ट पॉइंट पे आपसे पूछ रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पे वो आपसे पूछ रहा है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो है, ये हो गया क्या हमारा हाईएस्ट पॉइंट, ये क्या हो गया हमारा हाईएस्ट पॉइंट। तो इस हाईएस्ट पॉइंट पे वी वाई क्या हो जाएगा, वी वाई तो जीरो हो जाएगा ना। इसके बाद यहाँ पर यदि इसकी इसकी वेलोसिटी यदि जीरो हो गई, यहाँ पर वी वाई का क्या करना पड़ेगा, हमको जीरो करना पड़ेगा ना, कि वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है ही नहीं, तो भाई और ऊपर जाता ना, और ऊपर हाइट अटेंड करता, लेकिन यहाँ पर अटेंड नहीं किया। अब यहाँ से ये गिरना स्टार्ट कर दिया है, मतलब इस डायरेक्शन में क्या हो गया, वी वाई यहाँ पर क्या हो गया, जीरो हो गया। हाईएस्ट पॉइंट पर क्या हो गया, वाई डायरेक्शन वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो हो गया, और एक्स डायरेक्शन में तो हमेशा क्या है, वेलोसिटी यू कॉस थीटा ही है। तो हम लोग वेलोसिटी v net at highest point, v net at हाईएस्ट पॉइंट कितना हो गया, हाईएस्ट पॉइंट कितना हो गया, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई, वी वाई तो क्या हो जीरो हो गया, तो वी एक्स स्क्वायर। अब ये इसके कट गया, तो मतलब एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी कितना हो गया, वी एक्स, और वी एक्स हमारा क्या है, यू कॉस थीटा। इतना चीज समझ गए, आपको वेलोसिटी के बारे में इस तरह से मैं निकाला, इस तरह से डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, सारे एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन हमको मैं अभी वेलोसिटी वहां पूछ रहा है, तो मैं वेलोसिटी एनालिसिस करके बताया आपको कि भाई वेलोसिटी कैसे होगा प्रोजेक्टाइल का, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, और वी नेट ये होता है। और हाईएस्ट पॉइंट पे किसी टाइम टी पे पूछ देता तो आपको बस ये करना पड़ता, आप ये निकालेंगे यू कॉस थीटा, किसी टाइम टी पर ये निकालेंगे और उसका अंडर रूट कर देंगे। आपको किसी टाइम टी पे पूछ देगा भाई बताओ कि टी बराबर 2 सेकंड पे कितना होगा, तो आप इस तरह से इसको निकालते, और आपको आसान कर दिया उसने, क्या कर दिया, हाईएस्ट पॉइंट पे कर दिया। हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, जीरो होता है, वाई डायरेक्शन वेलोसिटी जीरो होगा, तब तो वाई डायरेक्शन में नहीं जाता, वहां पे क्या होता है उसके बाद पार्टिकल नीचे आना शुरू कर देता है। तो जहां पर भी इस इंस्टेंट पर क्या हो गया, वी वाई क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, इस पॉइंट पर वी वाई क्या हो जाता है, जीरो हो गया, तो वी वाई जीरो यदि हो गया तो वी एक्स बचा, और ये क्या हो गया हमारा कॉस थीटा आ गया। अब आइए हम क्वेश्चन में आते हैं। एट द हाईएस्ट पॉइंट वो आपको पूछ रहा है, एट द हाईएस्ट पॉइंट इस ट्रेजेक्टरी विल बी, एट द हाईएस्ट पॉइंट, तो एट द हाईएस्ट पॉइंट पे ये था हमारा थीटा, और एट द हाईएस्ट पॉइंट पे ये क्या हो गया, वी एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, यू कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है वी वाई, ये क्या हो गया जीरो, ये क्या हो गया जीरो, और वी एक्स क्या हो गया, यू कॉस थीटा।
अब डायरेक्ट वहां पर हम लगा सकते हैं, क्या है यू कितना दिया हुआ है, इस पार्टिकल का क्या है, ये इनिशियल वेलोसिटी, मतलब यू क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, और थीटा दिया हुआ है आपको 60 डिग्री विद द वर्टिकल डायरेक्शन। लेकिन हम लोग एनालिसिस कहाँ पे किए थे, इस थीटा को यू कॉस थीटा हम लोग यहाँ से लिए थे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से, ठीक है। वो दिया हुआ है थीटा आपको 60 डिग्री विथ वर्टिकल, ठीक है ना, यहाँ से आपको दिया हुआ है थीटा, तो यहाँ से थीटा कितना हो जाएगा, यदि यहाँ से दिया हुआ है यहाँ से 90 माइनस हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है ना। तो 60 डिग्री हो गया, मीन्स 30 डिग्री कितना हो जाएगा विथ हॉरिजॉन्टल, 30 डिग्री क्या हो जाएगा विथ हॉरिजॉन्टल, समझ गए, 30 डिग्री क्या हो जाएगा विथ हॉरिजॉन्टल। अब हम लोग एट द हाईएस्ट पॉइंट पर, एट द हाईएस्ट पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी होगी ये निकाल सकते हैं, वी एक्स कितना हो जाएगा यू कॉस थीटा, यू कितना है हमारा 10 इंटू कॉस, और थीटा के वैल्यू कितना लेंगे 30 डिग्री, 30 डिग्री क्या है तो 10 कॉस 30 डिग्री वैल्यू कितना होता है √3/2, ये कितना हो गया 5√3। इतना टाइम नहीं लगेगा आपको समझाने के लिए हम टाइम लिए थे, है ना, 5√3 मीटर पर सेकेंड। इसका ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन, समझे। तो ये यदि आप कहीं पे काइनेमेटिक्स में यदि आपको कहीं पर कंसेप्ट को भूल रहे होंगे तो इस कोशिश किया हूं मैं आपको समझाने का, और आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आइए अब और देखते हैं। क्वेश्चंस हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ओके। इससे पहले हम लोग एक क्वेश्चन और, हाँ ये वाला डिस्कस कर लेते हैं। An electric lift with a maximum load of 2000 kg, with a maximum load of 2000 kg, lift plus passenger is moving up with a constant speed of 1.5 meter per second. The frictional force opposing the motion is 3000 Newton. The minimum power delivered by the motor to the lift. The minimum power delivered by the motor. आइए सबसे पहले मैं आपको पावर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि भाई पावर क्या है, पावर के बारे में। आइए, पावर जो है, पावर क्या होता है, पावर होता है जितना आप पर यूनिट टाइम में कितना कार्य किए हैं आप, है ना, कार्य करने की क्षमता को ही हम लोग क्या बोलते हैं पावर, शक्ति उसी को बोलते हैं, इसको हिंदी में शक्ति बोलते हैं, है ना, पावर बोलते हैं। पावर मतलब कितना आपने वर्क किया है पर यूनिट टाइम, मतलब P बराबर होता है W/T, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं वर्क। ये क्या होता है वर्क, इसका यूनिट क्या होता है जूल, जूल होता है इसका यूनिट। और पावर भी आपको दो तरह का पावर देखने को मिलेगा, इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है, उसके बाद एवरेज पावर। आप लोग ये बात जानते होंगे कि इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब होता है कि किसी टाइम टी इंस्टेंट पे जब हम लोग पावर की बात करते हैं तो इंस्टेंटेनियस पावर होता है। मेनली हम लोग इसकी चर्चा करते हैं, हम लोग किसी टाइम टी पे, पर्टिकुलर टाइम टी पे यदि पावर की चर्चा करेंगे तो उसको इंस्टेंटेनियस पावर पर, जैसे हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जानते हैं, है ना, एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं सेम वे में। और यदि यहाँ पर इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब हो गया पावर इक्वल्स टू कितना dW/dt, ठीक है। और यदि एवरेज पावर की बात करें हम लोग, एवरेज पावर की बात करते हैं तो P एवरेज हो जाता है कितना डेल्टा W/ΔT, मीन्स W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, समझे। तो ये हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस पावर कि किसी इंस्टेंट पे पावर की बात, तो ये क्या होता है dW/dt। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि वर्क बराबर क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
फोर्स, इसको इस तरह से समझिए, वर्क बराबर हम लोग जानते हैं यहाँ पर तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट तो भाई क्लास 9 की कहानी है ना, क्लास 9 की कहानी है। वहां पे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हम लोग क्यों बोल देते थे, क्योंकि फोर्स भी डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में लगता है। लेकिन वर्क बराबर क्या होता है हमारा, एफ डॉट एस होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ की स्टोरी थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर फोर्स ऐसे भी लग सकता है, डिस्प्लेसमेंट इधर भी हो सकता है। भाई इसके एंगल, इसके बीच का जो एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का, वो कंसीडर करना पड़ेगा, मतलब एफ डॉट एस डॉट प्रोडक्ट हमको लेना पड़ता है। तो डब्ल्यू की वैल्यू हो गई एफ डॉट एस, तो पावर बराबर क्या हो गया, डी अपॉन डी टी एफ डॉट एस, ठीक है। कांस्टेंट फोर्स है, इसको यदि हम लोग बाहर निकालें तो ये हो जाएगा एफ डी अपॉन डी टी और एस। और मैं आपको बताया हूँ डिस्प्लेसमेंट को यदि टाइम के ग्राफ में, यदि टाइम के साथ में यदि करते हैं डिफरेंशिएट, तो ये क्या देता है, वेलोसिटी देता है। मतलब P इक्वल्स टू हो गया हमारा क्या, एफ डॉट वी। ये इंस्टेंटेनियस पावर हो गया, इंस्टेंटेनियस पावर हो गया एफ डॉट वी, समझ रहे हैं। तो मैं आपको उस क्वेश्चन में बताऊंगा तो ये फार्मूला वहां पर यूज होगा, P बराबर क्या होगा, एफ डॉट वी। चलिए अब वहां पे चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है, कोई लिफ्ट है, उसका वे आपको बताओ कि 2000 केजी का है, वो पूरा किसका किसका, लिफ्ट प्लस पैसेंजर सब मिला करके पूरा पूरा लिफ्ट है, और इसके अंदर मान के चलिए कोई पैसेंजर है, इसका कितना है वेट है, 2000 केजी। और ये मोटर इसको क्या कर रहा है भाई, ऊपर ले जा रहा है, इसको मोटर क्या कर रहा है, ऊपर ले जा रहा है, मोटर क्या कर रहा है, ऊपर ले जा रहा है। और एक फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट कर रहा है, यदि मान के चलिए फ्रिक्शनल फोर्स का कहाँ लगता है, मोशन के अपोजिट में। फोर्स यदि नीचे ऊपर लग रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स नीचे लगेगा, और इसका वेट की वजह से, इसका यदि फ्री बॉडी डायग्राम बनाए हम, फिर बॉडी डायग्राम यदि बनाए तो 2000 केजी का पूरा, तो 2000 mg होता है ना, तो 2000 g ये नीचे की तरफ होगा, और फ्रिक्शन फोर्स भी नीचे की तरफ होगा, ये फ्रिक्शन फोर्स भी क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। तो ये कितना दिया हुआ आपको, 3000 न्यूटन दिया हुआ है, और ये क्या हुआ, 2000 g नीचे की तरफ लगेगा वेट, और ये क्या हो गया, ये फोर्स लगेगा किसके द्वारा, मोटर के द्वारा। तो मिनिमम कितना फोर्स कह रहा है वो लगाना पड़ेगा, तो भाई मिनिमम यदि ये इसको यदि ऊपर जाना है तो भाई इसके फोर्स को इसके इक्वल्स होना पड़ेगा, तब जाकर के ऊपर जाएगा। मतलब मोटर के द्वारा जो फोर्स लगेगा एफ मोटर, ये कितना हो जाएगा, 2000 जी प्लस 3000, और जी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको दिया हुआ है। तो आप इसको यहाँ पर कितना से 2000 जी, मतलब ये कितना हो गया, 20,000 प्लस ये कितना हो गया, 3000, ये टोटल कितना हो गया आपको, 23,000। 23,000 न्यूटन लगाना पड़ेगा, क्या फोर्स लगाना पड़ेगा मोटर को खींचने के लिए। अब उसके बाद देखिए कि कह रहा है भाई कितना पावर डिलीवर करेगा मोटर, तो मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 1.5, मिनिमम पावर मिनिमम फोर्स क्या हो गया, ये इतना लगाना पड़ेगा क्या मोटर को, और ये कांस्टेंट स्पीड 1.5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड से। तो इसकी वेलोसिटी, अब यहाँ पे फार्मूला लगाइए आप, एफ बराबर क्या हो गया, एफ डॉट वी, और इसको सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में उसके दोनों के बीच डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, जीरो। भाई लिफ्ट का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर ही होगा, और वेलोसिटी भी क्या है, ऊपर ही है ना। तो एफ डॉट वी, फोर्स भी क्या उसी डायरेक्शन में है, और वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में है, तो एफ डॉट ये कितना हो जाएगा, एफ वी हो जाएगा। तो एफ कितना है हमारा, 23,000 न्यूटन, प्लस वेलोसिटी कितना है, 1.5, तो ये कैंसिल हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 15 त्रिजा 45 होता है, कैरी 4, 15 टू जा 30 और 4 34, ये कितना हो गया, 34,500। कोई ऑप्शन है क्या, 34,500 वाट, इन वाट, इन वाट, इतना वाट हो जाएगा 34,500, समझे। तो आपको मैं उसके पीछे बेसिक भी बता दिया भाई पावर कैसे निकालते हैं, वर्क डन रहेगा तो उसका फार्मूला मैं कैसे वहां से आपको डायरेक्ट नहीं बताया कि भाई ये बराबर इसको ऐसे कर दो,
आपको मैं बताया कि भाई कैसे इसको ड्राइव कर सकते हो, कैसे याद रख सकते हो। ये तो बेसिक है ना। P बराबर वर्क डन अपॉन टाइम, इसको आप याद रखिए, वर्क डन अपॉन टाइम यही होता है। P बराबर इसको हम लोग बोलते हैं E/T। अब सेम सेम इसी फार्मूला पे देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये ऑप्शन आ गया आपका 34,500। आप लोग देख लीजिए कैसे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए हम लोग। फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, 2000 जी इसका टोटल वेट होगा, और ये मिनिमम फोर्स होगा मोटर को मिनिमम फोर्स इतना अप्लाई करना पड़ेगा, कितना, लिफ्ट को ऊपर लेने के लिए, है ना। तो इतना फोर्स लगाएगा, और यदि उसको हम वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना क्या हो जाएगा, पावर डिलीवर कर देगा। ठीक है, पावर ज्यादा हो जाएगा, वेलोसिटी यदि ज्यादा होगा तो, है ना। तो यहां तक समझ गए। अब ये हम लोग क्या देखें कि भाई पावर इक्वल्स टू क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी का वर्क डन, और एनर्जी, वर्क डन क्या है, एनर्जी का फॉर्म है ना। एनर्जी तो लगती है ना, वर्क करने में एनर्जी लगती है। तो वर्क डन क्या हो गया हमारा, पी बराबर क्या हो गया, ई अपॉन टी। एनर्जी पर यूनिट टाइम या वर्क डन पर यूनिट टाइम, उसको क्या बोलते हैं, पावर। यदि हम लोग यहाँ से एनर्जी की बात करें तो एनर्जी बराबर होता है पी इंटू टी। अब आइए उसको नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, द एनर्जी दैट विल बी आइडियली रेडिएटेड बाय अ 100 किलोवाट ट्रांसमीटर। 100 किलोवाट मतलब किलोवाट, देखिए किलोवाट वाट में आपको दिया हुआ है, वाट में यदि आपको दिया हुआ है तो ये क्या हो गया, पावर हो गया। पावर क्या क्या होता है, वाट क्या होता है, वाट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड, और जूल क्या होता है, किसकी यूनिट देते हैं, एनर्जी होता है, एनर्जी की यूनिट जूल होता है। मतलब पावर बराबर हो गया ई अपॉन टी। और टी किस में होगा, जूल पर सेकेंड। टी किस में होगा भाई, सेकेंड में होगा। टी किस में होगा, सेकेंड। जूल पर सेकेंड होता है ना वॉट, तो टी किस में होगा अपना, सेकेंड में होगा। और पावर हो गया क्या, एनर्जी अपॉन टाइम। यही यहाँ से यदि हम लोग एनर्जी की बात करें तो ये हो जाएगा कितना, पावर पी इंटू टी। टी किस में, सेकेंड में। तो पावर कितना दिया हुआ है आपको, 100 किलोवाट, मतलब 100 इंटू 10⁻³ क्या हो गया, वोट हो गया। अब देखिए कह रहा भाई एक आवर में कितना होगा, तो एक आवर में कितना होता है, 3600 सेकेंड होता है। तो आप 1000 इंटू टी इंटू 3600 क्या हो गया, सेकेंड हो गया। अब यदि हम लोग कहें तो 36 3 2 5 2 7, ये कितना हो जाएगा, इतना जूल हो जाएगा। इतना जूल एनर्जी क्या करेगा, रेडिएट करेगा। इतना जूल एनर्जी क्या करेगा, रेडिएट करेगा। तो 36 इंटू 10⁻⁷ जूल एनर्जी रेडिएट करेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कितना हो गया, ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला देखिए आप जो चीज सीखे हम लोग उसी पर दो क्वेश्चन आपको, ये 2022 का है, नीट का 2022 का क्वेश्चन है फिजिक्स का ये। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, लास्ट क्वेश्चन होगा ये। ठीक है, अच्छा ये सेंटर ऑफ मास का है ना। सेंटर ऑफ मास जो होता है, सेंटर ऑफ मास कैसे, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। सेंटर ऑफ मास का आप लोग जानते होंगे। तो ये कह रहा है भाई, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास 10 kg एंड 20 kg रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड टू द टू एंड्स ऑफ रिजिड ऑफ लेंथ 10 मीटर विथ नेग्लिजिबल मास। द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द 10 kg मास, फ्रॉम द 10 kg मास से कितना, सेंटर ऑफ मास का क्या लोकेशन हो। सेंटर ऑफ मास जो होता है ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। हम लोग जैसे कि भाई, अब कोई पार्टिकल मान के चलिए, मेरी ये हाइट है, पूरा पूरा ये मेरी हाइट है। तो मेरे को उठा करके वहां पे फेंक दिया गया, है ना। तो भाई वहां पे फेंक दिया गया, अब पूछेगा भाई वहां से, वहां पे जो था और यहाँ पर जो मैं था, इसके बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है मेरा। तो मैं कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं हूँ। तो किसके रिस्पेक्ट में हम बताएंगे, कि मेरे पैर के रिस्पेक्ट बताएंगे, कि मेरे सर के रिस्पेक्ट में बताएंगे भाई कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। इस तरह से बड़े बड़े ऑब्जेक्ट को यदि मान के चलिए, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट, वेरी हैवी हैवी मास का यदि ऑब्जेक्ट है,
तो उसका डिस्प्लेसमेंट, उसकी वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप बताइएगा। वो जो पॉइंट के रिस्पेक्ट में बताने के लिए ही सेंटर ऑफ मास का निजात हुआ है, पता। तो मेरा मान के चलिए हमारा सेंटर ऑफ मास क्या है, कुछ यहाँ पर सिमेट्रिकल बॉडी का क्या होता है, उसके ज्योमेट्रिकल सिमेट्री पे होता है सेंटर ऑफ मास, ज्योमेट्रिकल सिमेट्री पे सेंटर ऑफ मास होता है। तो मेरा सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इस मान के चलिए नाभि पे हो सकता है ना। तो भाई अब इसके रिस्पेक्ट में बता देगा कि भाई वहां से वहां के कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है ना। इसके रिस्पेक्ट में बता सकते हैं। तो इसलिए सेंटर ऑफ मास का निजात हुआ है, और सेंटर ऑफ मास यही चीज के लिए हम लोग क्या हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है क्या, एनालिसिस करने के लिए। तो उसके कुछ रूल है, कुछ फार्मूला है जिससे हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई मास है, ये कोई m1 है, ये m2 है, इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1 y1 z1, इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए x2 y2 z2, और ये m3 है, इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए x3 y3 एंड z3। इसका पोजीशन जो है ये हमारा 0 0 है, इसका पोजीशन हम लोग मान लेते हैं ये क्या है, r1 है, ये क्या है, r2 है, और ये मास, इसका पोजीशन r3 है, इसका पोजीशन r3 है। अब इस सेंटर ऑफ मास का जो लोकेशन होगा, सेंटर ऑफ मास का लोकेशन यहाँ पर कहीं पर हो सकता है। ये सेंटर ऑफ मास का क्या हो सकता है, लोकेशन हो सकता है। इसको हम लोग आरसीएम बोल सकते हैं, मतलब क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया क्या, सेंटर ऑफ मास का। इसका भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट बता सकते हैं क्या, एक्ससीएम, वाईसीएम और जेडसीएम। ठीक है। तो अब इसमें कहेगा कि भाई सेंटर ऑफ मास का जो है एक्स को, ये सारे मास हैं, ये सारे m1 m2 मास, डिस्क्रीट मास इसको बोलते हैं, डिस्क्रीट मास है ये। जैसे स्टार है ना, स्टार मतलब आसमान आपको दिखता है ना, m1 m2 m3 कंटिन्यूस मास नहीं है, आपको अलग अलग कंटिन्यूस मास का अलग तरह से निकलता है, उसको इंटीग्रेट करके हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। यहाँ पे आपको डिस्क्रीट मास है, डिस्क्रीट मास का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे वो चीज का फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूँ। तो इसी तरह से ये m1 m2 m3 है, यहाँ पर कहीं पर सेंटर ऑफ मास होगा, उस सेंटर ऑफ मास का हमको लोकेशन पता चल जाएगा। इस तरह से हम लोग लोकेशन पता करते हैं सेंटर ऑफ मास का। तो ये सेंटर ऑफ मास का यदि हम लोग मान के चलिए आरसीएम है, सेंटर ऑफ मास का यदि एक्ससीएम निकालना है तो ये ऐसे निकलता है, कैसे, पहले m1 उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या, x1 प्लस m2, इसको हम लोग मास मोमेंट भी बोलते हैं, m2 x2 प्लस क्या, m3 x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। तो ये सेंटर ऑफ मास का क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। सेम वे में हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इसका y कोऑर्डिनेट क्या निकाल सकते हैं, YCM, ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास का, ये क्या हो जाएगा, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। ये y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट में आप सेम वे में करेंगे कि m1 उसका z कोऑर्डिनेट, उसका m2 इंटू z2 और उसका m3 इंटू z3। तो ये सेंटर ऑफ मास का हो जाएगा ZCM। CM का मैं सेंटर ऑफ मास से डिनोट कर रहा हूँ, समझ गए। तो यदि x कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि भाई टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास 10 kg है। आइए आप लोग देख लिए फार्मूला। अब कह रहा है कि भाई टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास 10 kg एंड 20 kg रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड टू द टू एंड्स ऑफ अ रिजिड लेंथ 10 मीटर है विथ नेग्लिजिबल मास द डिस्टेंस। अब रड का मास तो नेग्लिजिबल आपको बताया है ना। रड का मास यदि नेग्लिजिबल नहीं होगा तो रड का मास को कंसीडर करना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास में, है ना। तो रड का मास उसने आपको नेग्लिजिबल बताया है, और टू मास है, दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको बता दिया है 10 मीटर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको बता दिया है 10 मीटर है। मतलब रड ये हो गया क्या हमारा रड, दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको बता दिया 10 मीटर है। Two ends of a rigid rod of length 10 meter with negligible mass, the distance of the center of mass of the system of the पूरे सिस्टम का कहाँ से 10 kg मास से। तो 10 मीटर का मतलब क्या, ये 0 0 है मान लेते हैं, है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 10,0 हो जाएगा। ये हमारा क्या 10 मीटर का क्या है, सेंटर ऑफ, ये 10 मीटर का क्या है हमारा,
10,0 है ना। ये पूरा पूरा रड है, ये रड का लेंथ कितना है 10 मीटर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है भाई 10 मीटर है, तो हमको यहाँ क्या 10 मानना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर 10 केजी का मास रखा हुआ है और यहाँ पर 20 केजी का मास रखा हुआ है। ये एक्स के डायरेक्शन में ही है, केवल इसी डायरेक्शन में है और कहीं पर नहीं है, वाई डायरेक्शन में मास नहीं है, एक्स के डायरेक्शन में है। तो हमको सेंटर ऑफ मास का क्या है यहाँ पर एक्स डायरेक्शन, केवल एक्ससीएम निकालना पड़ेगा, वाईसीएम तो 0 है यहाँ पर। तो एक्ससीएम क्या हो जाएगा हमारा m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब देखिए पहला मास कहाँ पे है, पहला मास कहाँ पे है, ओरिजिन पे ही है। ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 0 प्लस 20 इंटू 10 मीटर पे ये है, पूरा का पूरा क्या 10 मीटर पे ये है, 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 10, ये कितना हो गया 200 डिवाइडेड बाय 30, 20/3 मीटर, 20/3 मीटर। अब कह रहा है कि भाई सिस्टम फ्रॉम द 10 केजी मास। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि सेंटर ऑफ मास शिफ्टेड रहेगा किधर, जिधर क्या होगा ज्यादा मास होगा, जिधर ज्यादा मास होगा सेंटर ऑफ मास उधर शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है ना। जिधर ज्यादा मास होगा 40 केजी का मास होगा 40 केजी की तरफ वो सेंटर ऑफ मास, हम यदि प्रोबेबिलिटी कितने होगा भाई सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो भाई उधर होगा जिधर मास ज्यादा है। तो अब 10 केजी से कह रहा है, तो यहाँ से हमको ये क्या हो गया 10 केजी मास से ही निकला ये 23/मीटर। कैसे, ये देखिए ये कितना हो जाएगा लगभग 6 हो जाएगा, और ये क्या मतलब ये 20 केजी, ये 3 इधर क्या है शिफ्टेड है, मतलब यहाँ से क्या है ये 3 मीटर है और अप्रोक्सीमेटली ये कितना है 7 मीटर है, समझे। तो ये 10 केजी से ही आपका क्या हो गया वो डिस्टेंस बताया, सिस्टम फ्रॉम द 10 केजी मास, 10 केजी मास से क्या हो गया हमारा 20/3 मीटर होगा, और यहाँ से क्या है इस यहाँ से कितना 3 मीटर का डिस्टेंस है। तो जिधर सेंटर जिधर मास ज्यादा होता है उधर शिफ्टेड होता है। तो ये क्या हो गया हमारा 20/3 मीटर, 20/3 मीटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इतने से हम लोग मैकेनिक्स का ये चीज देख लिए। अब मैं इसको रखता हूं, अब टाइम भी ज्यादा हो गया है। अच्छा अच्छा, एक क्वेश्चंस ये है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में ले लूंगा, ठीक है ना। ये सेंटर ऑफ मास का ही है, सेंटर ऑफ मास का ही है, एक्सप्लोजन और पे है फ्रेगमेंट्स का, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में ले लूंगा, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में ले लूंगा, वेलोसिटी के ऊपर में है, ठीक है। तो अब यहीं पर इसको रखते हैं, ठीक है। चलिए तब अब नेक्स्ट में हम लोग कंसेप्ट थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट मैं 10 क्वेश्चन लेके आऊंगा और आप देखेंगे किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे और उस कंसेप्ट को आप लोग सीखेंगे, ठीक है। चलिए फिर बाय बाय, थैंक यू।